हेलो डियर, आपका स्वागत है ज्योमेट्री क्लास 3 के अंदर। हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये जो एक प्रॉब्लम है ये बार बार अपने ग्रुप के अंदर मेरे सामने आ रही है, तो इसको मैं एक बार अच्छे से एड्रेस कर देता हूँ। कई सारे बच्चे हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा कवर करने हैं, तो कभी उनके दिमाग में ये आता है कि यार करंट अफेयर तो रह ही गया, वो कैब तो रह ही गया है, या फिर वो वाला सब्जेक्ट तो मैंने कई दिनों से छुआ ही नहीं है, वो तो कवर हो ही नहीं रहा। यानी कि कुल मिलाकर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुल मिलाकर सामने इतनी सारे काम देखकर आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं कि यार ज़रूरत से ज़्यादा काम हो गए हैं। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी हो रही होगी कि यार पता नहीं ये इतने सारे काम कवर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी हैबिट है। ठीक है, कामों को मैनेज कैसे करना है मैंने स्टडी प्लान के अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, जो अपना स्टडी प्लान है उसे अगर आप 100% फॉलो ना कर पाओ तो एटलीस्ट 70-80% उसको फॉलो करो, बाकी का 20-30% अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। परसेंट टू परसेंट थोड़ी मोटी चीज़ें चेंज होंगी, बाकी मैंने मोटा मोटा बता दिया है। ठीक है, और मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना मैं करवा रहा हूँ मैथ के बारे में भी मैंने आपको बताया है क्या, कि सिर्फ अपनी जो क्लास है वो लो, उसके क्वेश्चन एक बार सोल्व करो, जब पीडीएफ आ जाए तो एक बार और सोल्व करो। तो कितनी बार हो गए क्वेश्चन? टोटल 2 बार हो गए। फिर बाकी आप क्या करो, इसके अलावा सिर्फ मॉक्स करो। जब एक बार मैथ्स पूरा हो जाए तो उसके बाद दोबारा इस पीडीएफ को सोल्व करना, फिर इस पीडीएफ को सोल्व करना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहली बार जब हम कर रहे हैं तो एक बार आप क्लास देख रहे हो, साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, और जब पूरे चैप्टर की पीडीएफ आ जाती है तो फिर आप क्या करते हो, फिर एक बार उस पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू हो जाओ। जब प्रिंटेबल पीडीएफ आ जाती है तो 2 बार गो थ्रू हो गए हैं। तब देख लो कि कौन से क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो। जिस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, एक बार करने के बावजूद नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो आपको बाद में तंग कर सकता है, उसको मार्क कर लो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपको तंग कर सकते हैं, ताकि उनको आप एग्जाम में जाने से पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आप रिवाइज करना चाहो तो आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल मैथ का इतना है। उसके अलावा कोई भी नया क्वेश्चन मैथ का करना है तो मॉक्स के थ्रू करते रहो। मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स के थ्रू करते रहो। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दो, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखकर डरना नहीं है। जैसे मांझी जो हैं, उन्होंने जब पहाड़ तोड़ा तो मोस्ट ऑब्वियस था इतनी बड़ी चीज़ को देखकर डरना, तो उन्होंने एक एक पत्थर करके, और ये स्टोरी तो रियल है, अगर रियल नहीं होती तो भी ये लगता कि ये तो जस्ट कहानी है, ये तो रियल है। एक बंदे ने एक एक पत्थर तोड़कर एक एक चोट से उसने इतनी लाख करोड़ चोट मारी कि उसने एक पहाड़ को काट दिया। आपने पूरे सिलेबस को देखकर नहीं डरना है, पूरी बड़ी चीज को, पूरे परोठे को देखकर ऐसे नहीं डरना कि इस पूरे को मैं कैसे खाऊंगा। नहीं, आप एक एक बाइट करके खाओगे तो पूरा परोठा भी खत्म हो जाएगा, है ना, पूरा पिज्जा खत्म हो जाएगा। एक एक स्लाइस उठा के एक एक बाइट करके खाओगे। तो डरना नहीं है कि ये काम कैसे होएगा, बड़ी बाइट मारने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, तो जस्ट जितना आज आप कर सकते हो जो रियलिस्टिक है, सिर्फ वो करने की कोशिश करो। बस सिर्फ और सिर्फ आज पर फोकस करो। आज तो रायता नहीं फैला रहे हो ना, आज तो रायता नहीं फैला रहे हो। अगर आप ये सोच कर कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और आज नर्वस हुए बैठे हो, आज का काम नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ है। और एक और बात कि यूट्यूब पर मत भटको, मैं मैथ्स करा रहा हूँ, भरोसा है, मत भटको भाई साहब। एक भी चीज़ मत देखो, कोई कुछ भी दिखा दे आपको, कुछ भी करा दे, ये आता है ये नहीं आता है, आपके लिए फ़ायदा होगा। प्लीज़ मत भटको इधर उधर। ठीक है, अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन से डरना अच्छा लगता है तो एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लो है, फिर मेरे पास आ जाना है। ऐसे क्वेश्चन भी दे दूंगा जिससे आपको दस्ती लग जाएंगे है डर के। अगर आपको डरना अच्छा लगता है तो आ जाना स्पेसिफिकली डरने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम रिलेवेंट, बढ़िया, हर लेवल के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए दी बेस्ट रहेंगे फिलहाल। ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ आज पर फोकस करो, आज का काम करो। कल जब आएगा तो कल का काम कर लेना, परसों जब आएगा तो परसों का काम कर लेना। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, और क्या चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें जी, काम स्टार्ट करें। तो अभी हम करने वाले हैं जी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की सारी फैमिली। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर
ठीक है, ये तो हो गया अपना बेस, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, और ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। बेस मतलब कि आधार, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये आया कैसे वैसे ये सब नहीं बताऊंगा, बिकॉज उनकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक सा पाइथागोरस थ्योरम है, आपको नौवीं में पहली बार दिख जाता है। क्लियर है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी परपेंडिकुलर है ना, प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब एग्जामिनर क्या करता है कि कई ऐसी वैल्यूज हैं जैसे कि 3, 4, 5, कई ऐसी वैल्यूज हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं, कई नंबर हैं और वो इंटीजर हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, अदरवाइज फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी बतेरी होंगी जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं। तो जो इंटीजर की फॉर्म में है और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, और उन पाइथागोरियन ट्रिपलेट को वो बार बार यूज करता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज 5 है, इसका परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस बताओ, तो आप बिना सोल्व किए बोल सकते हो कि ये 4 है। क्लियर है? पहले यूज किया है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही यूज करेगा, मतलब कि बेसिक फॉर्म यूज करेगा, वो इसके मल्टीपल भी यूज कर सकता है। अगर आपको ये पता चलता है कि भाई कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 24 है, तो आप देख सकते हो कि 3 का 6 गुना, 4 का 6 गुना, तो ये 5 का 6 गुना होएगा 30। इसमें एक जगह होती है गलती करने की जहां पर कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है। क्या गलती कर देता है कि वो ये गलती भी कर देता है कि भैया ये 5 है, ये 3 है, तो ऐसे 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 5 जो सबसे बड़ी साइड है भाई साहब, ये हाइपोटेन्यूज पर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कई बार जल्दबाजी में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रही है 8, 15, 17 की, तो कई बार कर देते हैं कि ये 8 है ऐसे ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है। एक आधी बार ऐसा केस वो जानबूझ के दे देता है, या जैसे भी देता हो वो दे देता है ऐसा केस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो मैं सारे आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, हमें ये नहीं रटने कि 3, 4, 5 का जो, अगर इसका मैं दूसरा मल्टीपल देखूँ तो 6, 8, 10, तो आपको 6, 8, 10 नहीं रटना। ठीक है, आपको रटने ये हैं 6, 8, 10, ये आप वहां पर देख लोगे, धीरे धीरे ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दी मोस्ट पॉपुलर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का खिताब जाता है भाई साहब इन 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। सबसे पहले उसने ये 4 यूज करने स्टार्ट किए थे एग्जामिनर ने। आगे और ज्यादा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करने से पहले 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, जिनमें ये सारे हाइपोटेन्यूज। देन उसके बाद ये वाले, ये देखो, ये वो यूज कर रहे हैं, और ये। तो 1 से लेकर 100 तक जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकते हैं वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसमें से कौन कौन से यूज हुए हैं, इसमें से मैक्सिमम यूज हो चुके हैं। क्लियर है? मैक्सिमम इसके अंदर यूज हो चुके हैं, और बाकी एक आधे अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पीपीटी के ऊपर छूट गए हैं तो जो आपको नोट्स दिए हैं वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लिटरली रटने नहीं है, आपको इनके थ्रू बार बार गुजरना है ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, इनमें से काफ़ी पॉपुलर मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि कौन से काफ़ी पॉपुलर हैं, ये तो पॉपुलर है ही हैं, इसके अलावा ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर है, ये बहुत पॉपुलर है, ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं, ये 4 भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी के यूज़ नहीं हुए हैं, बाकी के यूज़ हुए हैं, ये यूज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर है, आपको नज़र इन सब में से मारनी ही है। एक आधे आपको नोट्स के ऊपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा दिन इनके ऊपर नज़र नहीं मारोगे तो एक आधा आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। ये बहुत ही नेचुरल है, मेरे दिमाग से भी स्किप हो जाता है अगर मैं बहुत ज़्यादा दिन नज़र ना मारूँ तो। एक आधा जो डिफ़िकल्ट है, जो बड़ी वैल्यूज़ का है, वो बिल्कुल नॉर्मल बात है, आपने घबराना नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गई बात? जो अपनी नोट्स हैं वहाँ पर और आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, वो चीज़ आपकी मदद कर देगी क्या? ट्रिक बता देता हूँ, 2 हैं, वो मैक्सिमम केसेस में लगेंगी। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सबसे छोटा नंबर ओड है, सबसे छोटा नंबर ओड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रहा 3,
तो इसका स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 9। 9 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दो जिनमें 1 का गैप है, 4 और 5, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। सर कब कब ये बनेगा, 100% बनेगा। किसी भी ओड नंबर को पकड़ो, 11, 11 का स्क्वायर क्या है, 11 का स्क्वायर है 121। 121 को इसमें से मैंने 1 उठा लिया, बच गया 120, तो 60 और 60, जो 1 उठाया था वो इसको दे दिया, 11 60 61, ये रहा। 9 का स्क्वायर है 81, देखो 40 और 41 81, ठीक है। 5 का स्क्वायर है 25, देखो इन दोनों का सम 25। 7 का स्क्वायर, तो ऐसे अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना चाहोगे तो हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। लेकिन सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे बने हुए नहीं होते कि भी सारे ही ऐसे बन रहे, नहीं। ऐसे जो भी बनाओगे वो पक्का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, उसमें दो राय है ही नहीं कि वो नहीं होगा, उसको होना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन सारे ऐसे नहीं बनते। एक और छोटी सी चीज बताऊं, अगर इवन नंबर आप उठाते हो तो क्या करो, उसका स्क्वायर करो, फिर उसके स्क्वायर को हाफ कर दो, फिर जो भी आएगा। अब आप इसको ऐसे तो तोड़ नहीं सकते कि जिनके बीच में 1 का गैप है, इवन नंबर है, नहीं तोड़ सकते, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ दो जिनके बीच में 2 का गैप है, अगर इवन है तो इसमें से मैंने 2 छीन लिया, 30 बच गया। 30 को आधा आधा किया, 15 15, और 1 को 2 दे दिया, 15 और 17। तो बताओ आया कि नहीं आया। तो इनमें से जो भी आपने याद करने हैं ना, उनमें से मैक्सिमम पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन 2 तरीकों से आप क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम उनमें से क्रिएट कर सकते हो, सारे क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जनरल सर ये कैसे बनते हैं, इसके अलावा और भी तरीके हैं बनाने के, तो जनरल तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन ये तरीके आपको पता होने चाहिए थे जो मैंने आपको बता दिए। इवन से स्टार्ट होएगा तो स्क्वायर का हाफ करो, ऐसे 2 नंबर में तोड़ दो जिनमें 2 का गैप है। ओड से स्टार्ट करोगे तो उसका स्क्वायर करो, ऐसे 2 नंबर में तोड़ दो जिनमें 1 का गैप है, ठीक है। कहाँ से सीखा, बस वैसे ही पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, चीज़ें हो जाती हैं स्ट्राइक। द नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले भाई 3 4 5 इज द ओनली ट्रिपलेट फॉर्मिंग एन एपी, यहाँ पर एन आएगा, एन, ठीक। 3 4 5 इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें ऐसा गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप, यहाँ पर भी 1 का गैप। तो जब आप इसके मल्टीपल लोगे, इसका दूसरा मल्टीपल लोगे तो 6 8 10, ये भी एपी फॉर्म करेगा। इसका 10वां मल्टीपल लोगे तो 30 40 50, ये भी। अगर इसके बीच में 1 का गैप है तो 3 4 5 वाला है। अगर एपी के अंदर 10 का गैप है तो इसका मतलब 3 4 5 का 10वां मल्टीपल यूज किया है। तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स एपी में मिले और सारी इंटीजर हैं, ये 3 4 5 का मल्टीपल है। एपी में जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5 का मल्टीपल है। सर क्या यूज हुआ है, डेफिनेटली यूज हुआ है, ठीक है। तो जिसको ये चीज पता है वो जल्दी कर लेगा, बिना वहां पर अज्यूम किए कर लेगा क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, एक ये रिजल्ट है जो बार बार यूज हो रहा है आज के दिन, तो देखो जरा, यहाँ पर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ओके जी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया पी और एक पॉइंट लिया क्यू। सर ये कहाँ पर लिए, मिड पॉइंट है, क्या है, ये रैंडम पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये रैंडम पॉइंट्स है, आप कहीं पर भी ले सकते हो, ओके जी। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसको CVN बोलते हैं, जो भी ट्रायंगल के बीच में लाइन आती है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है मेरे भाई, ओके। पी और क्यू को मिला दिया एक डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने मुझे 4 लाइनें दिख रही हैं। ये मैं यहाँ पर प्रूव करके नहीं बताऊंगा आपको, वो रटवा दूंगा कैसे है, ठीक है। प्रूव आप पाइथागोरस थ्योरम से इजीली कर सकते हो। 90 डिग्री के सामने 4 लाइनें दिख रही हैं, मैं यहाँ पर 4 ट्रायंगल बना सकता हूँ जो राइट एंगल ट्रायंगल की है। कौन कौन सी बनाकर दिखाऊं, देखो, एक तो ये ट्रायंगल बन गई, तो ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। एक ये ट्रायंगल बन गई, तो ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। एक ये ट्रायंगल बन गई, तो ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। एक ये ट्रायंगल बन गई, तो ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के सामने मेरे भाई मुझे 4 हाइपोटेन्यूज दिख रहे हैं। 4 हाइपोटेन्यूज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये वाला, एक ये वाइट वाला, ये वाइट वाला और ये ब्लू वाला। मैंने इन दोनों को जानबूझ के ब्लू रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मुझे टीम बांटनी है, मान लो आपको कैरम खेलना है, कैरम खेलना है, ठीक है। तो एक तरफ तो प्लेयर हैं, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, इन हाइपोटेन्यूज में 4 हैं, 1 2 3 और 4। सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, कॉमन सेंस, ये सबसे बड़ा होएगा, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। सबसे छोटा हाइपोटेन्यूज कौन सा होएगा, PQ होएगा, ठीक है। अब मुझे कैरम बोर्ड खेलना है, मेरे पास 4 प्लेयर हैं, तो अगर मुझे टीम बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक सबसे तगड़े प्लेयर के साथ मैं किसको दूंगा, सबसे तगड़े प्लेयर के साथ सबसे कमजोर को दूंगा,
तभी बराबर ही रहेगी। सबसे तगड़े प्लेयर के साथ किसी और को दे दिया, एक तो वो ऑलरेडी तगड़ा है, और कोई और प्लेयर दे दिया जो कि मतलब कमज़ोर नहीं है, वो भी ठीक ठाक है, तो वो लोग जीत जाएंगे। तो हमने तो बराबरी करनी है। तो सबसे बड़े हाइपोटेन्यूज को, जो ये ब्लू वाला है, उसको सबसे छोटे हाइपोटेन्यूज के साथ टीम बनाओगे तो सबसे तगड़ा और सबसे कमज़ोर और दो एवरेज प्लेयर, तो उनकी टीम ठीक ठाक, उनकी लड़ाई होएगी, ठीक ठाक कॉम्पिटिशन होएगा। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, कहाँ है भाई, ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, सबसे छोटे वाला सबसे बड़े वाला, इज इक्वल टू जो आपने बीच में दो लाइनें खींची थी, जो आपने बीच में दो लाइनें खींची थी। फिर समझ में आ गई बात। सर इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से इजीली प्रूव कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इन्हीं की वैल्यूज लिख लो ऐसे। ए सी स्क्वायर जो है वो क्या है, ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखोगे, अभी प्रूव हो जाएगा 2 सेकंड। हमें याद करने से मतलब था, तो याद आपको हो चुका है मेरे हिसाब से। क्लियर है, समझ में आ गई बात। कल को वो पी और क्यू को अगर मिड पॉइंट ले ले, पी और क्यू को मिड पॉइंट ले ले, तो भी ये लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये तो रैंडम पॉइंट्स पर, ये तो हर जगह लागू हो रहा है। तो इसके और भी रूप आपको देखने को आ सकते हैं सामने। कैसे बताऊं? देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सबसे पहला रूप हो गया, बीच वाली है ये ए पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इस इक्वल टू, यहां पर मेरे साथ आपने भी दिमाग लगाना है, ठीक है। मान लिया आप में थोड़ा सा कम है दिमाग, फिर भी लगा दो, अपने थोड़े से को भी लगा दो। ए पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इस इक्वल टू ए सी स्क्वायर बड़े वाला और ये छोटे वाला, ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, अगर पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं तो क्या होएगा? आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो, है? तो बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, फालतू के वर्डन थोड़ी देंगे आपको। देखो तो ए पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, उन्हीं को लिख रहा हूं मैं बीच वालों को, ए पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको ये बात पता होगी, मिड पॉइंट थ्योरम आगे जो हम करने भी वाले हैं, अगर ये मिड पॉइंट है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये जो साइड बनती है ये इसकी हाफ बनती है, ये अगर x है तो ये 2x होएगा, ठीक है। यानी कि पी क्यू को क्या मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू को मैं लिख सकता हूं ए सी बाई 2, लिख सकता हूं कि नहीं? जी सर। तो पी क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं पी क्यू स्क्वायर को लिख पाऊंगा क्या, ए सी बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं यहां पर देखो, पी क्यू को मैं ए सी की फॉर्म में लिख सकता हूं, जी हाँ। ए सी को पी क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जी हाँ। तो बस मैं एक बार दोनों को ए सी की फॉर्म में लिख दूंगा, एक बार पी क्यू की फॉर्म में लिख दूंगा, बन जाएंगे दो फॉर्मूले। रटने क्यों है, ये बेसिक अगर हमें याद है तो पी क्यू को मैं लिख सकता हूं ए सी स्क्वायर बाई 4, तो ये तो 1/4 ए सी स्क्वायर, यहां पर ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया 5/4 ए सी स्क्वायर। या फिर दूसरा, अगर मैं दोनों को लिखना चाहूं इस पी क्यू की फॉर्म में, तो ए सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 पी क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे। ए सी जो है वो पी क्यू का डबल है, ए सी इज इक्वल टू 2 पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो 5 पी क्यू स्क्वायर। समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझ में आ रही है। अगर कभी भी वो इनको मिड पॉइंट देता है तो मुझे 2 सेकंड लगते हैं, मुझे पता है ये एवरेज प्लेयर हैं, ये सबसे तगड़ा प्लेयर है, ये कमज़ोर प्लेयर है तुम्हारी तरह, तो मुझे पता है इन दोनों की टीम बनती है। एक बार वो क्या कर सकता है, इसको इसकी फॉर्म में लिख देगा, इसको इसकी फॉर्म में लिख देगा, 2 सेकंड लगते हैं मुझे ये फॉर्मूला जनरेट करने में, भले ही मैं कंप्लीटली भूल चुका हूँ। तो जनरेट कर पाओगे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ें। देन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ से बनते हैं, जैसे वो उस मूवी में पूछ रहा था ना कहाँ से आते हैं ये लोग, तो ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्मूले से सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप जनरेट कर पाएंगे। अगर आप ए और बी की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप जनरेट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट नहीं करने, ये टेंशन मत लो। हमें क्या करना है, जस्ट इसका बेसिक फॉर्मेट याद करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होएगा। कभी कभी वो आपको ऐसे बता देगा क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू, लेट दिस विथ थीटा
इज इक्वल टू 2ab अपॉन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी आनी चाहिए। कभी कभी बी की जगह एक यूज़ कर देगा, ए की जगह एक यूज़ कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी वैल्यूज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करती हैं। ठीक है, चेक करके देख लो। इसके स्क्वायर में से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाऊंगा तो 4ab आता है। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा तो आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और उसका अंडर रूट लूंगा तभी तो साइड आएगी, आ गया 2ab। समझ रहे हो? आर यू समझिंग दिस और नॉट? क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट, पाइथागोरियन के दो भाई भी हैं। पाइथागोरियन ये जो थ्योरम है इसके कज़न है। ये पाइथागोरियन कज़न थ्योरम नहीं है, मैं वैसे ही मतलब मैंने अपने लिए लिखा है। मतलब जो पाइथागोरस है उसी के जैसे जो चीज़ें हैं यहीं पर मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, मैथमेटिकली इसको गूगल मत करने लग जाना, पाइथागोरियन कज़न थ्योरम। ठीक है, चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है? देखो, लेट दिस बी ए, ये है बी, ये है सी। तो हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मैं आपको बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे एक्सटेंड करेंगे। अगर वो इस एंगल को बदल देता है, 90 डिग्री के एंगल को बड़ा या छोटा कर देता है, तो भी रिलेशनशिप को हम कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये जो ए बी है इसको बस ऐसे कर दिया, मैंने बीच वाले एंगल को बड़ा कर दिया बस। तो ए बी की लंबाई तो उतनी ही रहेगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ पकड़ के इसको ऐसे किया है। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी की लंबाई तो उतनी ही रहेगी और बी सी की लंबाई भी उतनी होगी, लेकिन अगर एंगल को बड़ा कर दिया, मुंह खोल दिया, तो जो सामने वाली साइड है सी ए ये बड़ी हो जाएगी। बड़े एंगल के सामने बड़ी होती है भाई, एंगल का मुंह खोल दोगे तो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए सी बड़ी हो गई। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है लार्जेस्ट साइड, ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा। तो ये जो मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं ये लार्जेस्ट साइड के ऊपर लागू होता है। यहां पर लार्जेस्ट साइड क्या होगी, ऑब्वियसली ये 90 से भी बड़ा कर दिया एंगल तो AC होगी। तो AC स्क्वायर, मुझे एक बात बताओ कि AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर का जो सम है वो तो सेम ही रहा। हाँ जी सर, इनके स्क्वायर का सम तो सेम ही रहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एग्जैक्टली AC स्क्वायर के बराबर बैठता है। अगर आप इस एंगल को 90 से बढ़ा दोगे तो AC की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। तो AC का स्क्वायर तो क्या होएगा, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये एंगल 90 के बराबर होता है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक, अगर ये एंगल 90 से बड़ा, या फिर नहीं यार, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ऐसे मैं आपको समझाने में यूज करूंगा बस, नहीं ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे ठीक रहेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कई बंदे। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होएगी अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। सबसे बड़ी साइड है AC स्क्वायर, वो बड़ी होएगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से अगर एंगल 90 से बड़ा है। भैया अगर एंगल 90 से बड़ा आपने कर दिया तो हाइपोटेन्यूज बड़ा हो जाएगा इनके स्क्वायर से। एंगल 90 के बराबर था तो ये बराबर था। तो अब अगर इसी तरह आपने एंगल को छोटा कर दिया ऐसे तो क्या होएगा, तो AB और BC की लंबाई तो उतनी ही रही, AC की लंबाई घट गई। तो इस केस में अगर एंगल 90 से छोटा है तो भाई AC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस रिलेशनशिप को याद रख लोगे, रटने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है रटने की जरूरत। क्लियर है? तो बस, तो अब सवालों को रगड़ते हैं, आ जाओ आ जाओ मोड में, करते हैं इससे रिलेटेड सारे सवाल। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो। तो ट्रायंगल की साइड्स जो है इस रेशियो में है, तो हमें बताना है ट्रायंगल कैसी है, एक्यूट, राइट एंगल्ड। तो हमें सबसे बड़ी साइड को पकड़ना है, सबसे बड़ी साइड। मैंने जो आपको चीज़ बताई वो सबसे बड़ी साइड के हिसाब से बताई। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर देखो वो है 36, बाकी की दो साइडों के स्क्वायर का सम देखो, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, ये है 25। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर
बाकी की साइड के स्क्वायर से बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब वो एंगल भी 90 से बड़ा है। बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, और वो कौन सा एंगल है? वो सबसे बड़ा है। अगर मुझे ट्रायंगल के सबसे बड़े एंगल के बारे में पता चल जाए तो ट्रायंगल पता ही चल गई। अगर सबसे बड़ा एंगल ही एक्यूट निकले तो ट्रायंगल तो एक्यूट है ही। अगर सबसे बड़ा एंगल ऑब्ट्यूस निकला तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूस है। एक ही एंगल चाहिए होता है ऑब्ट्यूस होने के लिए। तो ये बड़ा निकला तो इसका मतलब वो एंगल 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है मेरे भाई? ये बता रहा हूं मैं। ये बड़ा निकला ना, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी के स्क्वायर के सम से, इसका मतलब एंगल 90 से बड़ा है। ये बताओ। कभी कभी एग्जामिनर ऐसी गुस्ताखी करता है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो 3, 4, 5, और बच्चे बहुत ही खुश होकर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल मारते हैं कि पापा मेरा पेपर अच्छा गया, ऐसे ही बोल देते हैं। यहाँ पर उसने एंगल्स का रेशियो दिया है ना कि साइड्स का। ठीक है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने एंगल्स का रेशियो दिया है। अगर साइड्स का रेशियो ये हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब एंगल्स का है तो देखेंगे ना एंगल्स क्या क्या है। तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 180 सारे एंगल्स का सम होता है। तो 15 गुना होंगे एंगल्स इनसे। तो 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75। बताओ ट्रायंगल कैसी है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है? तो शांति से पेपर पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शांति से क्वेश्चन सारे पढ़ने पड़ेंगे, इजी हो मुश्किल हो। ठीक है, मान लो एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं आपको बोलूं कि ठीक है इतना इजी है कि बिना पढ़े उत्तर दे दो। क्वेश्चन कितना भी इजी हो, कितना भी इजी हो, पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, समझना तो पड़ेगा ही ना। अगर मैं फ्रेंच में आपसे ये पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप नाम भी ना बता पाओ। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को समझे ही नहीं, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में था। और क्वेश्चन सिंपल कितना था, आपसे आपका नाम पूछा था। तो क्वेश्चन सिंपल हो डिफिकल्ट हो, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो शांति से हमेशा पढ़ो, नहीं तो पछताओगे बाद में। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो 3 साइड्स की लंबाई है x-2, x एंड x+2। यहां पर आपको कोई चीज दिख रही है? देखो, x से 2 छोटी और x से 2 बड़ी, ये तो AP में है, 2 का फर्क है। अगर ये AP में है कुल मिलाकर, देखो x-2 x और x+2 ये AP में है, और AP में कितने का फर्क है? 2 का। AP में कितने का फर्क है? 2 का। मैंने क्या बताया था? एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो AP में है, 3 4 5। तो 3 4 5 का दूसरा मल्टीपल है ये। 6 8 10 को यूज कर रहा है एग्जामिनर। x की वैल्यू 8, दैट्स इट। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। क्लियर है सर? अदरवाइज कैसे करेंगे? अदरवाइज आप ऐसे करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, सबसे बड़ी साइड होगी x+2। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने x+2 लिखोगे। उसके बाद कहीं पर भी x लिख दो, कहीं पर भी x-2, फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एंड सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये AP वाली चीज़ ध्यान रखो। अगर 3 4 5 के अलावा कोई और पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसने यूज़ किया होता तो वो AP में होएगा नहीं, है ना? नहीं होएगा। तो फिर हम ऐसे कर लेंगे अपने इससे फॉर्मूले से, फिर हम कर लेंगे। अदरवाइज फिर भी मेरे दिमाग में एक बात तो आ रही है, एक बार मुझे सोचने दो। अगर उसने कुछ और यूज़ किया तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं, बिना क्वेश्चन को एक्चुअल सोल्व किए, मतलब बिना ऐसे हम कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। कैसे? अभी बताता हूँ। देखो, अभी मेरे दिमाग में आए, बट फिर भी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट फिर भी मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, आपको बताई दूँ मैं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता हूँ। देखो, मान लो 5 12 13 का ट्रिपलेट मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है? 7 का। इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है? 1 का। तो यहाँ पर ये AP में है 2 2 का गैप। ऐसे हम एग्जाम में करेंगे नहीं, जस्ट थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ आपकी, बस इसको दिल पर मत लेना। ठीक है, तो अगर गैप का रेशियो 1:7 निकले तो ये वाला ट्रिपलेट होगा। तो क्या हम हर एक ट्रिपलेट के गैप का रेशियो याद कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया ना, तो भी किया जा सकता है, बट ये याद करने के लायक वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कर सकता है ना एग्जामिनर, इसको x दे दे, ये x-14 हो गया, और ये x+2 हो गया। तो यहाँ पर गैप कितना है? यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर कितने का है? 14 का है, 1:7 है। तो 5 12 13 का डबल वाला यूज़ किया है, x की वैल्यू 24 है।
अब देखो, अगर मेरा दिल करे, आपके सामने ये मेरे को स्ट्राइक हुआ, आपके सामने ही कर रहा हूँ, अगर मेरा दिल करे तो इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ कि नहीं? बना सकता हूँ। आप फ्लैट इम्प्रेस्ड, कोर्स में करवा दूंगा, बट ये एग्जाम में इसका यूज़ नहीं हुआ है भाई, फिलहाल तक तो ऐसा कुछ इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इन कामों से मैं बचता हूँ। ये नहीं है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे दिमाग में नहीं आती, बहुत आती हैं भाई, बहुत। ठीक है, काम ही ये है अपना, क्यों नहीं आएंगे? है? चलो, ABC इज ए ट्रायंगल। ओके, काफ़ी घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन है। ABC इज ए ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू √41 and BC is equal to 8. AD is perpendicular to BC. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? तो AD की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल कैसे कर सकते हैं? देखो, 90 डिग्री के सामने 5 है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उनको वो यूज़ करता है। 3, 4, 5 है, 8, 15, 17, इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट को वो यूज़ करता है, मतलब कि सारों को ही। अगर आपको कभी भी हाइपोटेन्यूज 41 मिले तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई 9, 40, 41 वाला तो नहीं है। ऐसे यहाँ पर हालांकि √41 है, 41 नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज अगर ये मिले तो एक बार के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं 9, 40, 41 तो यूज़ नहीं कर लिया भाई ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 5 है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 तो नहीं है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 3, 4, 5, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं पहले किसी एक को चेक करूंगा इनमें से, 3, 4, 5 की पॉसिबिलिटी, फिर 3, 4, 5 की पॉसिबिलिटी। सर पहले कौन सी करोगे? किसी भी एक को करोगे, हमें थोड़ी पता है किसके ऊपर क्वेश्चन सेट है। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि 3, 4, 5 ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये सेटिस्फाई होएगा कि नहीं? 8 में से 3 यहाँ खर्च हो गया, 5 यहाँ पर है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, क्या इन दोनों का सम उसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है? यानी कि यही वैल्यू सेट है। एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कई बार आपको ऐसे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसने AD की लंबाई पूछी है, दैट इज 4। ठीक है, या फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या था? दूसरा ऑल्टरनेटिव आपके पास ये था, आप ऑप्शंस यूज कर सकते थे। ऑप्शंस यूज करके कि भाई AD की लंबाई उसने पूछी है क्या है, हाँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं। आप पहले 12 लेते, 12 तो हो ही नहीं सकता था, 6 भी हो नहीं सकता था, ये तो कट ही जाते, देख रहा हूँ मैं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर पॉसिबल ही एक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर सबसे बड़ी साइड 90 के सामने वाली होगी, तो ये जो साइड है AD ये 5 से छोटी ही होनी चाहिए। देखो यार, एक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा कट रहा है। अब ध्यान दिया मैंने, सीधा सीधा कट रहा है, ये सिर्फ एक ही पॉसिबल है। CGL 2017 Tier 2 का है। तो अगर एग्जाम में ऐसे स्ट्राइक हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, लेकिन मैं इसके भरोसे आपको वहां भेज नहीं सकता। समझ रहे हो मैं क्या बोलता हूँ? अब इस क्वेश्चन में एक कमजोरी है कि सारे 5 से बड़ा है, मैं सिर्फ ये करवा के आगे बढ़ जाऊं। अब हमेशा थोड़ी ना 5 से सारे बड़े देगा या बराबर देगा, आना तो चाहिए ना सोल्व करना। कमजोरी पकड़ में आ गई, वेल एंड गुड, अदरवाइज आना भी चाहिए। ठीक, देखो, अदरवाइज हम इसको कैसे कर सकते हैं? मैं इसको मान सकता हूं कि भाई ये x है, ये क्या हो जाएगा, ये 8 - x हो जाएगा, ये पूरी 8 है। तो यहां पर भी इस ट्रायंगल में भी AD है, इस ट्रायंगल में भी AD है, तो दोनों तरफ से आप AD की लंबाई को कंपेयर कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 25 - x स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर आ जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज माइनस इसका स्क्वायर, और इस ट्रायंगल से AD का स्क्वायर क्या आएगा, 41 - 8 - x का स्क्वायर, एंड आगे आप x की वैल्यू निकाल। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व कर लोगे, इतना मैं इमेजिन कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, आगे आप कर लोगे। ये बताओ भाई, ए लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग इज स्टैंडिंग अगेंस्ट ए वॉल, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द लैडर एंड द वॉल। तो ये दीवार है, लैडर कितनी लंबी है, 6.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है जी, और बेस जो है दीवार से 5.2 की दूरी पर है जी। तो यहाँ पर देखो, 13 चौके 52, 13 पांजे 65, 4 5 3 है ना, 3 4 5, तो 13 3 39। इस पॉइंट को भूल जाओ भले ही है, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पांजे 65, 4 5 3, तो हमें सोल्व नहीं करना पड़ा अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो, 3 4 5। इफ द टॉप ऑफ द लैडर नाउ स्लिप्स बाई 1.4 मीटर, अगर लैडर का टॉप 1.4 मीटर से स्लिप हो जाए, ये टॉप मान लो यहाँ पर टॉप आ जाए, तो लैडर थोड़ी सी ऐसे आगे खिसक जाएगी, है ना।
तो ये टॉप कितना स्लिप हो गया, ये 1.4 मीटर स्लिप हो गया। तो 3.9 माइनस 1.4 ये कितना होएगा भाई, ये हो जाएगा जी 25। ठीक है, अब लेडर की लंबाई तो 6.5 ही है ना, ये वाइट वाली भी वही लेडर है, या ग्रीन वाली भी वही लेडर है, ये तो 6.5 ही है। अब देखो पॉइंट को एक टाइम के लिए भूल जाओ, ये क्या है, ये है 5 का 5 गुना, और ये है 13 का 5 गुना। अच्छा 5 12 13 याद है, 5 13, तो ये 12 का 5 गुना होगा। तो 12 पंजे कितने होंगे, 12 पंजे 60। अब मैंने बोला था पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को याद कर लो दोबारा से, सोल्व करने के लिए जस्ट पॉइंट को बोला था। तो 6, तो ये पूरा अगर 6 मीटर है तो 6 माइनस 5.2 0.8 मीटर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ट्रिपलेट्स को यूज़ कर पाए। ठीक है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर उनको आप यूज़ नहीं कर पाए। A ladder is resting against a vertical wall and its bottom is 2.5 मीटर away। ठीक है भाई, इसका बॉटम 2.5 मीटर अवे है। इफ़ इट स्लिप्स 0.8 मीटर डाउन द वॉल, अगर ये 0.8 मीटर स्लिप डाउन कर जाए तो इट्स बॉटम विल मूव अवे। ठीक है भाई, अगर ये स्लिप कर जाए तो इसका बॉटम जो है वो 0.4 दूर, 1.4 दूर स्लिप कर जाएगा, और ये 0.8 मीटर अगर नीचे स्लिप कर जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेंथ की लेडर क्या है, सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली, हाँ जी लिख ली। तो यहाँ पर आप तो एक तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो लेडर है इसकी लंबाई सेम है, कि ए सी इज इक्वल टू डी ई, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरे भाई। और अब हम देखते हैं, और दूसरी बात, आप इन पॉइंट्स को भूल सकते हो, ठीक है, बाद में पॉइंट लगा देंगे कैलकुलेट करके। तो 2.5 एंड 1.4, तो ये कंप्लीट लंबाई कितनी होगी, ये होगी जी 3.9 39, तो 13 का मल्टीपल 3 यहाँ पर 13 का मल्टीपल क्या कर रहा है देखते हैं भाई। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भाई साहब मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे एक बार वो मैं आपको बता दें। आप क्या करोगे, आप बी डी की लंबाई x मान लोगे। ठीक है, बी डी की लंबाई x मान ली, तो लेडर की लंबाई आप लिख सकते हो, ट्रायंगल एबीसी में देखो, ट्रायंगल एबीसी के अंदर लेडर की लंबाई है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इस चीज़ का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो लेडर की लंबाई होगी। और ट्रायंगल डी बी सी के अंदर डी ई, ये भी लेडर की लंबाई है, तो इसको भी आप लिख पाओगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और लेडर की लंबाइयों को कंपेयर कर दोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, लेडर की लंबाई निकाल लो। ठीक है, लेकिन वो तरीका नहीं है जो हम एग्जाम में फॉलो करेंगे, हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। चलिए ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं ब्लू वाली ट्रायंगल के अंदर देखूँ तो मेरे पास 25 है, 5 का मल्टीपल है, तो हो सकता है 5 12 13 वाला हो, चांसेस है 5 का मल्टीपल है। तो मैं लेडर ऐसी देखूंगा जो किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मल्टीपल की फॉर्म में आती हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे मिलती है, ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो हमें चीख चीख के बुला रहा है, 6.5, बाकी ऑप्शन नहीं है। 6.5 ये 5 का मल्टीपल है, वो 13 का मल्टीपल है, 7.5 भी हो सकता है, लेकिन ये 13 का मल्टीपल है। ठीक है, तो बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया, अब ये भी आपको चेक करना आना चाहिए। तो एक बार लेडर की लंबाई अगर मैं 6.5 मान लूँ, तो ब्लू वाली ट्रायंगल के अंदर देखो 5 का 5 गुना, 13 का 5 गुना, 12 का 5 गुना 60, तो ब्लू वाली ट्रायंगल के अंदर ये सारा क्या होना चाहिए, ये सारा 60 होना चाहिए, यानी कि 6.0। अगर ये 6.0 है उसमें से 8 गया, ये होना चाहिए 5.2। ये ठीक है, ये 5.2। अब आप इस ट्रायंगल में देख लो डी बी ई के अंदर, ये देखो 13 का 4 गुना, 13 चौके 52, 13 का 3 गुना, तो ये क्या होगा, ये होगा 13 का 5 गुना 65, 6.5 वेरीफाई हो रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन। खत्म, क्लियर है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको यूज करने आने चाहिए, ठीक है भाई, अपने एग्जाम में रिक्वायरमेंट है इनकी। तो पॉइंट डी इज टेकन फ्रॉम द साइड बी सी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए बी हाइपोटेन्यूज है, ए बी सी, पॉइंट डी इज टेकन फ्रॉम द साइड बी सी, तो बी सी पर एक पॉइंट डी लिया है।
10 तो कौन सी कंडीशन ट्रू होएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ, अदरवाइज बेसिक से करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ACD और ACB। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है। तो छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AC² का मतलब है AD² माइनस CD², क्योंकि AD हाइपोटेन्यूज है। बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AC² क्या मतलब है AB² माइनस BC², है ना, यहीं से आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड मेथड, ये पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड हम ये करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जी हाँ सर। यहाँ पर पॉइंट डी उसने लिया है, जी हाँ सर। पॉइंट डी को कहाँ पर लिया है सर, रैंडमली लिया है, ओके। फिर उसने एक सिचुएशन पूछी है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो क्यों ना हम ऐसी ही एक सिचुएशन क्रिएट कर लें जो इजी हो, जो कैलकुलेशन में इजी हो। जैसे 3 4 5, 3, इसको मैं ले लेता हूँ 4 और इसको मैं ले लेता हूँ 5। सर इस पॉइंट डी को कहाँ पर ले, कहीं पर ले लो, उसने रैंडमली दिया है, ये कहीं पर भी होगा तो बात ट्रू होगी। तो 2 2 ले लो, 1 3 ले लो, 3 1 ले लो, आपका दिल करे वैसे ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई, है? अब 2 2 लूंगा तो उसमें एक नुकसान हो सकता है, कभी कभी मुझे CD और BD में वहां पर फर्क नहीं दिखेगा अगर उसने CD और BD को यूज किया हो तो, क्योंकि दोनों बराबर है, ऐसे ले लिया करेंगे ताकि हमें फर्क भी दिख जाए। अब हाँ, आपको यही प्रॉब्लम होगी, इसमें और इसमें नहीं दिखेगा, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बराबर लेके भी कर लेते तो हो जाता, एक बार देख लेते हैं। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं निकला तो हम वैल्यूज को बदल देंगे। ये 3 4 5 था, मैं 4 3 5 ऐसे करके ले लूंगा। तो अब वहां पर देखो AB का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर यानी कि 25। अब मैं कंडीशंस को चेक करूंगा, 25 प्लस CD का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC 16, AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 10, तो ये 26 है। तो अब इसको उत्तर टिक नहीं करना, अगर आप वैल्यू पुट करके कर रहे हो तो बाकियों को भी ऐसे करना पड़ेगा कि फॉल्स है ये। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करोगे CD का स्क्वायर, सर फिर तो ऐसे ही इजी हो रहा है, ये क्वेश्चन इजी हो रहा है, कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो वैल्यू पुटिंग से इजी होंगे। CD का स्क्वायर 1 प्लस BD का स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू 2 इंटू AD का स्क्वायर दैट इज 10। ये हो गया गलत, ऐसे ही अगले गलत अगले गलत ऐसे ही होते रहेंगे, ठीक है। तो आंसर इस ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ से आ रहा है ना, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये बताओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90, ओके जी। P and Q are points on the sides AB and AC respectively, then तो कौन सा ट्रू है। तो ये तो वही थ्योरम हो गया ना पूरा, AQ का स्क्वायर, वही चीज़ पूछ ली है, क्वेश्चन तो मैंने लेना ही नहीं था, प्लस CP का स्क्वायर इस इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर AQC। चलो ये डायरेक्टली वही रिजल्ट ही हो गया। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90, ओके। पॉइंट P एंड Q आर ऑन साइड AC एंड BC, AC के ऊपर P है, AC एंड BC के ऊपर Q है respectively, such that AP is to PC is equal to 1:2, okay, and BQ is to QC is equal to 1:2, okay. Then AQ plus BP का स्क्वायर, AQ ये वही बीच वाले हैं, है ना, प्लस BP वही बीच वाले हैं, देखो AQ प्लस BP, बीच में जो लाइनें खींची थी मैंने आपको रिजल्ट बताया है, बटे में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा, मेरे दिमाग में दो तरीके आ रहे हैं, एक तो अपने फॉर्मूले से कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है, और दूसरा जनरल मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कर लेंगे। चलो जी, उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बताई है, उसने पॉइंट P और Q बताए हैं, 1:2 रेशो 1:2 रेशो पर हैं, ठीक है। और उसने बोला है कि भाई इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है जी, अभी बता देते हैं। तो उसने इस साइड को 1:2 यानी कि 3 यूनिट्स में बांटा है, इस साइड को 3 यूनिट्स में बांटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 4 5 का तीसरा मल्टीपल यूज कर रहा हूं,
ताकि मैं 1:2 रेशियो में बांट पाऊँ। तो 3 तिये 9, इसको मैंने मान लिया 9, 4 तिये 12, इसको मैंने मान लिया 12, 5 तिये 15। अगर ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है, मतलब मान लो ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है, उसने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बताई, रेशियो बता दिया, ये तो सारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है। मैं ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ और देखता हूँ उसकी वैल्यू क्या आएगी। हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेम ही आती होगी, नहीं तो क्या उत्तर टिक करेंगे। तो मैंने वैसी ही एक सिचुएशन क्रिएट कर ली। तो देखो, अगर ये 9 है तो 1:2 रेशियो में तोड़ो इसको, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। ये 12 है तो भाई 3 चौके 12, ये 4, ये 8। ओके, अब देखते हैं जी, अब देखते हैं, रंग से देखते हैं, नहीं इससे देखते हैं। ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर, तो ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बटे में ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए क्यू का स्क्वायर होएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 4 प्लस बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर होएगा इसका स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 बटे में ए बी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225। ठीक है भाई, अभी देख लेते हैं। ये हो जाएगा जी 180, 180 और 85, तो 80 85, 5 8 8 16 265। अगर मैं 5 से काट दूं, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 5 25, 5 दिए गलत कर दिया गया, 5 5 25, 5 दिए 15, यार ये तो गलत आ गया, गलत। ए पी इस टू पी सी 3:6, 8 और 4 12, 6 और 3 9, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, कहाँ पर गलती? ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, 8 का स्क्वायर लिखना था। ये मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, 8 का स्क्वायर लिखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी भी देख ही लेते हैं। अब 36, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। ठीक है जी, फिर से करते हैं। 180, 4 और 1 5, 145, 5 8 और 4 12 और 325 बटे में 225। ये तो 25 से भी कट जाएगा, 25 निम्न 25 एक कम 25 दिए 13 बटे 9, तो आंसर इस ऑप्शन। तो बात समझ में आ गई। कभी भी ऐसी वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एक सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, उसका आंसर दे देंगे। अब दूसरे किस मेथड से इसको किया जा सकता है, मैं साइड वाली स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं रब नहीं करना चाह रहा, तो या फिर यहीं पर करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, बिना रब किए अगर काम चल जाएगा तो। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये बताया है कि नहीं बताया? आप बोलोगे जी हाँ बताया। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके नीचे ए बी स्क्वायर रख दिया। हाँ जी सर, ए बी स्क्वायर रख दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ए बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और ए बी को नीचे लेकर आऊंगा। इन दोनों को आप पी क्यू स्क्वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ए बी स्क्वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसने कोई ना कोई रास्ता दिया होगा। सर तब तो मिड पॉइंट दिए थे, अब मिड पॉइंट नहीं गिवन है, टेंशन मत कर पाएंगे। देखो, अगर कभी भी एग्जामिनर ऐसे करता है, अगर वो ऐसे ना भी दे तो ये तरीका तो मैंने बता ही दिया, बस अब हम दिमाग लगा रहे हैं ना, दूसरे तरीके से भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मान लो ऐसा रास्ता ना दे तो ये तरीका तो है ही अपने पास, हमेशा जिंदाबाद है, इसमें कोई टेंशन भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अपने लिए अच्छा ही होएगा प्रैक्टिस। देखो, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ऐसे और किसी बंदे ने ऐसे बता दिया कि ये 2 है ये 1 है, ये 2 है ये 1 है, तो आपको ये पता है सिमिलरिटी वाली कंडीशन जो हम आगे करने वाले हैं उसको मैं यूज़ तो कर ही सकता हूँ, आप पहले से जानते होंगे, बाद में इसको सीखेंगे भी। तो अगर 2:1 2:1 इस रेशियो में इस साइड इन साइडों को बांट रखा है, तो ये जो लाइन है ये 2/3 होएगी इसके कंपैरिजन में, बिकॉज छोटी साइड 2 है तो बड़ी वाली 3 है, छोटी 2 है तो बड़ी वाली 3 है, तो बड़ी के कंपैरिजन में 2/3 होएगी। यहाँ पर भी वही मामला है। तो पी क्यू जो है, पी क्यू
दैट इज 2/3 ऑफ ए बी। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए बी। तो पी क्यू स्क्वायर क्या होएगा, पी क्यू स्क्वायर होएगा 4/9 ए बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 13/9 ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को नीचे लेकर आऊंगा तो 13/9। समझ रहे हो, समझ रहे हो वो कैसे बना रहा है क्वेश्चंस को। इसीलिए जो अंडरस्टैंडिंग दी थी वो ऐसे ही काम आएगी, अगर वो चीज़ों को बदल देगा काम आएगी आपकी। 12 sticks each of length 1 unit are used to form a right angle triangle, the area of the triangle is what। तो 12 स्टिक हैं, हर एक की लंबाई 1 यूनिट है, ठीक है, और उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। तो अगर उसने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है तो 12 स्टिक 12 डंडियों से बनाई है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इंटीजर से, ठीक है। एक साइड बनाने के लिए उसने कुछ डंडी ऐसे यूज़ कर ली होंगी, दूसरी साइड बनाने के लिए उसने ऐसे ही कुछ डंडी यूज़ कर ली होंगी, ऐसे, ठीक है। तो आपने एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है जिसका पेरीमीटर जो है वो 12 है, 12 डंडियों से उसने बनाया है। तो सबसे बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो सबसे बेसिक वाला राइट एंगल ट्रायंगल का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, सबसे बेसिक 3 4 5 5 12 13 7 24 25, जो मैंने 4 बताए थे 8 15 17, इनके ऊपर वो कई बार बना देता है, ठीक है। तो अपने दिमाग में रखना ये चीज़ कि आप उनको चेक कर पाओ। तो देखो 5 और 3 8 और 4 12, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब तो आप इजीली एरिया बता दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। PQR is a triangle right angled at Q, okay। इफ x एंड y आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड PQ, PQ का मिड पॉइंट x और y जो है QR का है ना, y जो है QR का, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये बराबर है ऐसे, PQ एंड QR रिस्पेक्टिवली। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो निम्न में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपको करवाई है कि नहीं करवाई है, यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से लाइन खींची, तो पी वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला, बड़े वाला हाइपोटेन्यूज और उसके बाद ये छोटे वाला हाइपोटेन्यूज, ये दोनों ये बीच वाले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होंगे। जी हाँ, अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो एक्स वाई है इट इज़ हाफ ऑफ पी आर, ये हो जाएगा 5/4 पी आर का स्क्वायर। और आपको एक और बात पता है कि पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, बिकॉज ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो 4xy स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर 5xy स्क्वायर। क्या हमें रटने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर उसने देखो ये तीनों रिजल्ट यूज़ कर लिए, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy स्क्वायर, ये ठीक है, ठीक है। आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस पी वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर आर एक्स पी वाई, ये भी ठीक है, ठीक है। ये एंड वाला गलत है वैसे ना, ये भी ठीक है। तो ये उत्तर नहीं होंगे, उसने गलत वाला ही पूछा है, आंसर इस ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, आप ये कर सकते थे कि उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है, उसने इनको मिड पॉइंट बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 5 का दूसरे वाला मल्टीपल यूज़ कर लो, 6 8 10। सर दूसरे वाला मल्टीपल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि 6 उसका फिर मिड पॉइंट लेना ईजी रहेगा, 6 8 10 यूज़ करोगे, 6 8 10, तो 6 को 3 3, 8 को 4 4 और ये हो जाएगा 10। उसके बाद देख लो कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं है, सिंपल, ठीक है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट, ओके दिस इज दिस, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ी साइड क्या है, सबसे बड़ी साइड है जी A प्लस बी, तो इसको मैंने मानना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज। तो लेट दिस बी AC, AC इज इक्वल टू A प्लस बी, देन BC इज इक्वल टू A, BC इज इक्वल टू A। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख चुकी है क्या, A माइनस बी, मुझे तो दिख चुकी है। इन दोनों के बीच में कितने यहाँ गैप है, देखो A माइनस बी A और A प्लस बी, यहाँ पर B का गैप, यहाँ पर B का गैप, ये AP में है, तो कौन सा ट्रिपलेट यूज़ किया है,
3 4 5 वाला यूज किया उसने। ठीक, D इज ए पॉइंट ऑन BC, D एक पॉइंट है तो उसने पक्का 3 4 5 वाला यूज किया है। क्लियर है मेरे भाई, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट यूज किया है। तो सबसे छोटी साइड कौन सी है, सबसे छोटी A माइनस बी है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इनका आपको रेशियो मिल गया। ये नहीं है कि उसने 3 4 5 वाला यूज किया है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसी का मल्टीपल है, 6 8 10 भी हो सकता है, 30 40 50 भी हो सकता है, आपको इन साइड्स का रेशियो मिल गया। अब आगे, D इज ए पॉइंट ऑन BC, BC के ऊपर एक पॉइंट है D, ठीक है भाई, सच दैट BD इज इक्वल टू AB, तो D एक पॉइंट है सच दैट BD इज इक्वल टू AB, ये जो AB है ये 3 यूनिट है तो BD भी 3 यूनिट है। अभी तो मैं सिर्फ रेशियोज ले रहा हूँ, ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है तो ये 1 यूनिट बचेगा। तो उसने क्या पूछा है, BD इज टू DC, तो BD इज टू DC 3:1, CDS में पूछा था 2013 में एक क्वेश्चन। ठीक, क्लियर। PQRS is a square whose side is 16 cm. What is the value of side of the largest regular octagon? ठीक है जी, एक स्क्वायर है हमारे सामने, तो इसकी साइड 16 है, ये बोल रहा है लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागन कौन सा काटा जा सकता है इस स्क्वायर में से। ऑक्टागन कैसे काट पाओगे आप बताओ, ऑक्टागन क्या होता है, जिसकी 8 साइड हो, और रेगुलर ऑक्टागन यानी कि सारी साइड बराबर हों, सारे एंगल बराबर हों। ठीक है, बनाने की कोशिश करूं एक बार ऑक्टागन, 4 ऊपर बनाऊंगा 4 नीचे, तो ऊपर कैसे बनाऊंगा, 1 2, थोड़ा यार देखते हैं बनेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बनेगा रेगुलर ऑक्टागन। तो कोई भी रेगुलर ऑक्टागन है अगर आपने स्क्वायर से बनाना है तो पता है कैसे बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ से आप ऐसे काटोगे, यहाँ से आप ऐसे काटोगे, इसके कोनों को काटना पड़ेगा, यहाँ से आप ऐसे काटोगे, यहाँ से आप ऐसे काटोगे। तो ये जो अंदर जो फिगर बनी है ना, जिसको आप ABCDEFGH, ABCDEFGH, ये रेगुलर ऑक्टागन है। क्लियर है मेरे भाई। और जो रेगुलर ऑक्टागन है उसका ये जो बाहर वाला एंगल है ये 45 डिग्री का होता है, आपको पॉलीगन में सिखाऊंगा। 360 डिग्री के सारे एंगल होते हैं डिवाइडेड बाई 8, ये 45 डिग्री का होता है, ये 45, ये भी 45 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का स्क्वायर का होता है ये। तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई 45 45 90 वाली। और आपको राइट एंगल ट्रायंगल के स्पेशल केस ये दो तो पता ही होंगे या नहीं पता, 30 60 90, 30 के सामने वाली साइड अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाली √3 है, 90 के सामने वाली 2 यूनिट है। तो इनकी लंबाइयों का रेशियो पता होना चाहिए, 30 60 90 और 45 45 90 वाली ट्रायंगल का, 1 1 √2। ठीक है, क्लियर। अब एग्जैक्टली सेम कहानी जो है वो बाकी जगह पर हुई होगी। इस ट्रायंगल में देखो फिलहाल 45 के सामने अगर इस साइड की लंबाई 1 यूनिट है तो इसकी भी 1 यूनिट है, और ये जो डंडी है इसकी भी, इसकी √2 यूनिट है। ठीक है, ये ऑक्टागन की साइड है और ऑक्टागन है अपना रेगुलर, तो ये वाली भी ऑक्टागन की साइड है तो इसकी लंबाई भी √2 होगी। ठीक है, और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहां पर हुई होगी, तो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये भी √2 यूनिट है। अब आप यहां पर देखोगे कि स्क्वायर की जो साइड है वो 2 + √2 यूनिट है, 2 + √2, और यही 16 यूनिट उसने दे रखी है। उसने रेगुलर ऑक्टागन की साइड पूछी है, उसने √2 की वैल्यू पूछी है, 2 + √2 की वैल्यू दे रखी है, तो 2 + √2 की वैल्यू 16 है, तो 1 यूनिट की होएगी ये, और √2 यूनिट की होएगी ये। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, इसकी काटा पिट्टी करें, उसने इसको कैसे दे रखा है देखें, ने ऊपर ला रखी हैं चीज़ें सारी, है ना। ठीक है जी, √2 से अगर मैं काट दूंगा तो √2 यहाँ पर हो जाएगा 1, तो √2 + 1 को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो वो √2 - 1 बचेगा, और नीचे क्या छोड़कर आएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो 16 × √2 - 1, ये रहा ऑप्शन सी। ये बताओ भाई, दी साइड BC ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90। ठीक है जी, एंगल ABC 90 डिग्री है,
इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो बी सी है, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है पी क्यू आर के द्वारा। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये 4 बराबर हिस्से हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। इफ ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर फलाना ढिमकाना देन एन इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर इसने ये जो बी और ए यूज़ किया है ना, इसका आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल सी के सामने वाली साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, बी के सामने वाली साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, ए के सामने वाली साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि भाई ए पी का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर प्लस ए आर भी यूज़ कर रखा है क्या, प्लस ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसने इनकी लेंथ की टर्म में ऐसे लिख दिया और बोल रहा है कि इनकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर हमें प्रूव करने में फ़ायदा होएगा या फिर कोई सेम सिचुएशन क्रिएट कर लो, इसीलिए मैं वो चीज़ आपको सिखा रहा था। सेम सिचुएशन क्रिएट कर लो ना, प्रूव भी हम कर देंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों, एग्जाम में टाइम ही तो नहीं होता। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, तो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 4 5 मान लेते हैं ना भाई। ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, ये 5 मान लिया, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब करते रहो काम अपना, एन की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज रख दो। ए पी स्क्वायर, तो ए पी का स्क्वायर क्या होएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 10। ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर क्या होएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13। ए आर का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 3 इंटू बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू क्या है भाई, 5, तो 25 प्लस 17 इंटू एन, एन की वैल्यू हमने बतानी है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, तो यानी कि 16। रगड़ देते हैं, ये होएगा मेरे भाई 31, 31 और 10 41। अगर ये 75 इधर आ जाए, 41 माइनस 75 इज इक्वल टू 17 इंटू 16 इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 1 गए 4, माइनस का 34। तो 17 दूनी 34, 2 8 16, तो n इज इक्वल टू माइनस का 1/8। कहाँ ऑप्शन है। तो ये बेस्ट वे होगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। इस तरह के क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आ रहे हैं आजकल, तो उनको कैसे हैंडल करना है कर लोगे ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, अब इससे गंदा तो क्या ही आएगा इस फॉर्म में, ठीक है, तो हैंडल कर लेना। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई, मान ली ABC। द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स, तो 2 साइड्स का प्रोडक्ट यानी कि इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड मीन्स द हाइपोटेन्यूज। जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये जो 2 साइड हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स AB इंटू BC, यहाँ पर मुझे याद है कि ये है क्या, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताना चाह रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये निकलेगा कैसे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू हाफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है, AC स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इस 2 को तो मैंने इधर भेज दिया, तो ट्वाइस ऑफ AB इंटू BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB इंटू BC इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि AB माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि AB इज इक्वल टू BC। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मस्ट बी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 45 का हो गया, ये 45 का हो गया, तो एक एक्यूट एंगल पक्का 45 का होना चाहिए, ठीक, क्लियर है। अगर आपको ये डायरेक्ट देखते ही स्ट्राइक कर जाए कि कहीं ये 45 45 90 वाली तो नहीं है, फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज निकालने का तरीका ही है, ठीक है भाई, क्लियर है। कभी कभी अगर आपको डायरेक्ट उत्तर दिख जाता है तो वो एक तरीका नहीं होता। कभी कभी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे को तो डायरेक्टली दिख गया, तो ठीक है, ऐसे तो मेरे को तो सारे डायरेक्टली दिख गए, ऐसे ही बता के चला जाऊँ सी है दिख तो रहा है, ऐसे करके चला जाऊँ, दैट इज़ नॉट ए मेथड। बस आपको वो दिख गया, ठीक है। मेथड हमें पता होना चाहिए, और एग्जाम में दिख जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज मेथड तो पता होना चाहिए ताकि कर तो पाए। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद अनइक्वल साइड्स इफ द डायगोनल AC and BD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स
देन आई शुड गिव यू दिस SW। ठीक है, खुद सिर मारो, फिर मैं आपको SW में देख लो। फिर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। ओके, पॉइंट D एंड E देख लेते हैं भाई। इन ट्रायंगल ABC B is equal to 90 if points D and E are on side BC, D and E are on point BC such that BD is equal to DE is equal to EC, ये सारे बराबर हैं, then which of the following is true? SW करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन। SW में देखो P एंड Q, ये तो डायरेक्टली मैंने SW दे ही रखा है। ठीक है, इसे भी HW में करो। देन नेक्स्ट हम कंसेप्ट करने वाले हैं भाई इसी वीडियो के अंदर, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है अभी बता देता हूँ। मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, उसकी दो साइड मेरे सामने गिवन है। ओके, अब जो तीसरी साइड है, ये नहीं है कि मेरी मन मर्जी आएगी मैं तीसरी साइड वैसी ले लूँगा, उसकी कुछ ना कुछ मिनिमम लेंथ होएगी कि इतनी लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ मैक्सिमम लेंथ होएगी कि इतनी लेंथ से छोटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसको इतनी छोटी ले लो कि ये यहाँ तक पहुँच ही ना पाए, ये लो बना लो ट्रायंगल। नहीं बनी ना, कितनी भी ऊपर नीचे कर लो ट्रायंगल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने छोटी ले ली। तो कुछ ना कुछ मिनिमम लेंथ फिक्स है। अगर आपको दो ट्रायंगल की दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड की लेंथ कुछ ना कुछ मिनिमम से बड़ी होनी चाहिए। या फिर मान लो ये दो साइड हैं, तीसरी साइड को आपने बोला अच्छा कुछ ना कुछ मिनिमम लेंथ फिक्स है तो मैं अब की बार बहुत बड़ी ले लूँगा, तो इतनी बड़ी नहीं लेनी कि भाई उसके बाद फिर से ट्रायंगल बने ही ना। देखो कहाँ बन रही है, नहीं बन रही, ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं मिल रहे। तो अगर आपको दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड की मिनिमम लेंथ कुछ फिक्स है, मैक्सिमम लेंथ कुछ फिक्स है, एक रेंज में ही उसकी लंबाई लेनी पड़ेगी तभी ट्रायंगल बनेगी। सर वो रेंज क्या है अभी बताऊंगा, बीच में क्यों बोल रहे हो। देखो तो भाई ट्रायंगल की मान लो अगर आपको दो भुजाएं दे दी हैं, मान लो ये A है ये B है, तो जो तीसरी साइड है वो इनके डिफरेंस से उनकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए, डिफरेंस के बराबर नहीं, डिफरेंस से बड़ी और सम से छोटी है। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, शुड बी लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर है, समझ में आ गई। आपको ये नहीं रटना, आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी भाषा याद रखो कि अगर मुझे ट्रायंगल की दो साइड दे दी, या फिर दो साइड भी छोड़ो, कोई भी ट्रायंगल है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि अगर यहाँ पर साइड 5 6 7 है तो ये ट्रायंगल बनेगी कि नहीं, ऐसी ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं जिसकी साइड्स 5 6 7 है। तो आप क्या करोगे, किसी भी एक साइड को पकड़ोगे, किसी भी एक साइड को, ठीक है। तो ट्रायंगल की हर साइड की लेंथ बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से बड़ी और उनके सम से छोटी होती है हर एक की। तो सर क्या हम हर एक की चेक करेंगे? नहीं, एक की चेक कर लो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, 7 जो है इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस है 1 1 से बड़ा है, इन दोनों का सम है 11 11 से छोटा है। ऐसी ट्रायंगल बन सकती है। ठीक है, क्या ऐसी ट्रायंगल बन सकती है कि 3 4 और 8? बताओ, किसी भी एक को पकड़ लो, 8 को पकड़ लो, 3 को पकड़ लो। मान लो मैंने 3 को पकड़ लिया तो 3 जो है इनके डिफरेंस से बड़ा है, इनका डिफरेंस तो 4 है, बड़ा कहाँ है? नहीं बन सकती ऐसी ट्रायंगल। इस साइड वाली किसी भी एक को पकड़ दो। ठीक है, तो ट्रायंगल की किसी भी साइड की लंबाई बाकी दो साइड की लंबाई के डिफरेंस से बड़ी और उनके सम से छोटी होनी चाहिए अगर आपको ट्रायंगल बनानी है। तो रगड़ दें अब काम को। चलो, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय P, देन अगर दो साइड्स की लंबाई 4 और 7 है मेरे भाई, ये पहला ही क्वेश्चन है ना। हाँ, अगर दो साइड्स की लंबाई 4 और 7 है तो जो थर्ड साइड है उसकी लंबाई क्या होएगी? उसकी लंबाई मैं आपको रेंज बता देता हूँ, इनके डिफरेंस से बड़ी। 7 और 4 का डिफरेंस है 3, 3 से तो बड़ी होएगी, 3 नहीं होएगी, 3 से बड़ी होएगी, और इनका सम है 11, 11 से छोटी होएगी। तो रेंज को हम कैसे लिखते हैं? रेंज को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनो, आपको कुछ ब्रैकेट्स का मतलब बताऊंगा। अगर मैंने ये वाली ब्रैकेट्स लगाई है, कभी कभी वो यूज़ कर लेता है ये वाली, इन वाली ब्रैकेट्स रेंज डिनोट करने के लिए। इनका मतलब है मैंने 3 को नहीं लिया, 11 को नहीं लिया, इनके बीच वाले सारे डिस्टेंस को लिया।
अगर मैंने ब्रैकेट लगाई है ये वाली, तो इसका मतलब मैंने 3 को भी लिया है और 11 को भी लिया है और इनके बीच वाले डिस्टेंस को भी लिया है। अगर मैंने ब्रैकेट लगाई है ये वाली ऐसे, तो इसका मतलब मैंने 3 को तो नहीं लिया, लेकिन मैंने 11 को लिया है। इनके बीच के डिस्टेंस को तो ऑफ कोर्स लिया है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ में लिखी हुई चीज़ को इंक्लूड किया है, इसका मतलब है इसके साथ में लिखी हुई चीज़ को इंक्लूड नहीं किया। तो मैं जस्ट तीसरी साइड की रेंज बता रहा हूँ आपको। उसकी रेंज क्या है, 3 से लेकर 11 तक। 3 और 11 इंक्लूड नहीं हुए। और बाकी 2 साइड क्या हैं, बाकी 2 साइड हैं 4 और 7। तो पेरीमीटर क्या होएगा, तो पेरीमीटर होएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 7 और 4 11 और 3 14, 14 से बड़ा, 7 और 4 11 और 11 22, 22 से छोटा। 14 और 22 के बराबर नहीं हो सकता। बराबर मत कर देना, बिकॉज ये साइड 3 के बराबर नहीं है, 3 से बड़ी है। तो 7 और 4 11 और 3 14 से बड़ा, और 11 और 7 और 4 11 और 11 22 से छोटा। क्लियर है? तो पेरीमीटर विल बी बड़ा देन 14 एंड छोटा देन 22। ये मत कर देना, ये गलत होएगा। ये 14 और 22 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ में आ गई बात? Consider obtuse angled triangles with side 8 cm, 15 cm and x cm. If x is an integer, then how many such triangles exist? तो ऐसी कितनी ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करती हैं? तो ये बोल रहा है कि obtuse angled ट्रायंगल बनानी है। अपने ऊपर 2 कंडीशन होगी, सिर्फ ट्रायंगल नहीं बनानी, ट्रायंगल तो बनानी ही है और obtuse एंगल की ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, तो लगाओ दिमाग थोड़ा। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ट्रायंगल कब कब बनेगी, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो भाई x जो है, x इनके डिफरेंस से बड़ा, यानी कि 8 और 5, 15 और 8 का डिफरेंस कितना है, 7। तो 7 शुड बी लेस देन x शुड बी लेस देन 8 और 15 23। या तो इस चीज़ को ऐसे देख लो या फिर इस चीज़ को ऐसे देख लो कि x बिलोंग्स टू, ऐसे मैथमेटिकल साइनों से डरना नहीं है, बिलोंग्स टू का मतलब है कि x की ये रेंज है बस, कि x जो है 7 से 23 के बीच में हो सकता है, 7 और 23 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है बात? x की वैल्यू 7 से 23 के बीच में हो सकती है, 7 या 23 के बराबर नहीं हो सकती, इनके सिर्फ बीच में हो सकती है। ठीक है जी। अब x की अगर ये वैल्यू होएंगी तो ये ट्रायंगल बनेगी। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगी, एक्यूट भी बन सकती है, राइट भी बन सकती है, ओब्ट्यूस भी बन सकती है। तो सर ओब्ट्यूस का कैसे पता चलेगा? तो भैया ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का पता चलेगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होएगा अगर एंगल 90 से बड़ा है तो। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है x की जो वैल्यू आए, हो सकता है x सबसे बड़ी साइड हो, या फिर हो सकता है 15 सबसे बड़ी साइड हो, या फिर हो सकता है 8 सबसे बड़ी साइड हो। दिमाग खराब है क्या? 8 सबसे बड़ी क्यों होगी, 15 से छोटा है 8। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो x सबसे बड़ी साइड हो ट्रायंगल की, या 15 सबसे बड़ी साइड हो। 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है x की वैल्यू 13 हो। तो देखो, इसको एक ट्रायंगल बनाने के लिए x की वैल्यू 7 से 23 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि x इज लार्जेस्ट, x सबसे बड़ी साइड है। अगर x सबसे बड़ी साइड मैंने मान ली, तो उस केस में x का स्क्वायर जो है वो बड़ा होना चाहिए बाकियों के स्क्वायर के सम से, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 15 17 तो आपको याद ही है। तो x का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे, 289 से। ठीक है, तो यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 17, x 17 से बड़ा होना चाहिए, 17 के बराबर नहीं, 17 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, एक ये कंडीशन हो गई। ओके, देन हो सकता है 15 सबसे बड़ी साइड हो, मतलब जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा हो सकता है मैं ऐसी वैल्यूज लूँ जिसके अंदर x सबसे बड़ी हो। ठीक है, मान लो मैंने ऐसी ट्रायंगल बना दी 8 15 और 18, x सबसे बड़ी होगी ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 8 13 और 15 कि 15 सबसे बड़ी हो। तो सेकंड केस है कि 15 इज द लार्जेस्ट साइड। तो इस केस में 15 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट, मुझे तो x से मतलब है तो मैं इस x को देख रहा हूँ, x स्क्वायर शुड बी लेस देन 225 माइनस 64 शुड बी लेस देन 161। तो x का स्क्वायर 161 से छोटा होना चाहिए। तो भैया 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो x जो है वो 12 से कम होना चाहिए। 12 भी हो सकता है, 12 का जो स्क्वायर है वो 161 से छोटा है, तो 12 भी हो सकता है। तो x क्या हो सकता है, 12 से लेकर यहां तक
यानी कि 8 से लेकर 12 तक हो सकता है। कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग x क्या हो सकता है, x 17 से बड़ा, यानी कि 18 से लेकर, ये मैंने ऐसे ये वाली ब्रैकेट बनानी थी, ये वाली 18 से लेकर 22 तक हो सकता है। अब मैं आपको फिर से बताता हूं, देखो, ताकि एक ट्रायंगल बने, ताकि इन 3 साइडों को लेकर एक ट्रायंगल बने, ठीक है, और ये बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मत सोचना है इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट में कुछ करा ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि टाइम इतना कम है कि फालतू की चीज़ें करवाने लगे ना तो रिलेवेंट भी कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो इसीलिए मैं टोटली रिलेवेंट सारी चीज़ों में लगा हुआ हूँ। देखो, सबसे पहली कंडीशन है कि भैया इन 3 साइडों को लेकर एक ट्रायंगल तो बने कम से कम, तो ट्रायंगल बनाने के लिए ये कंडीशन है कि x की वैल्यू जो है वो 7 से 23 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बने, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बने। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कब बनेगी, तो हो सकता है x की वैल्यू, भैया हो सकता है जो हम ट्रायंगल बनाएं उसमें x की वैल्यू सबसे बड़ी हो या 15 की वैल्यू सबसे बड़ी हो, तो मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। अगर x की वैल्यू सबसे बड़ी है तो मैं ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के सम से बड़ा हो। x की वैल्यू बस 17 से बड़ी आनी चाहिए, x की वैल्यू 17 से बड़ी आ जाए और 23 से छोटी तो होनी चाहिए, नहीं तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, और 23 से छोटी अगर इस रेंज में आ गई तो ट्रायंगल भी बन जाएगी और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी बन जाएगी। लेकिन ऐसी वाली ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसमें x लार्जेस्ट है। ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है ना कि x लार्जेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, फलाना ढिमकाना हो, ऐसी कोई नहीं है, बस हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनानी है, बन रही है इस केस में। अब ऐसी भी ट्रायंगल बन सकती है जिसमें भैया 15 सबसे लार्जेस्ट हो, तो ठीक है भाई, सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल चाहिए। अगर एक्यूट चाहिए होती तो छोटा कर देते, दोनों जगह छोटा कर देते। फिर हम क्या लेते कि हो सकता है 8 सबसे छोटी है या x सबसे छोटी है, फिर 15 को सबसे छोटी तो नहीं ले सकते ना, फिर ऐसे करते। ऐसे ही यहां पर कंडीशन मिल जाएगी कि x की वैल्यू ऐसी हो कि उसका स्क्वायर 161 से छोटा हो, 12, 13 तो बड़ी हो जाएगी, तो 12 को ले सकते हैं, तो 8 से 12, तो टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स एग्जिस्ट, तो 8 से लेकर 12 तक, तो 12 में से 8 मत घटाना, एक पहले वाला घटाना, 5 ट्रायंगल्स, 12 में से 17 गया, 5 ट्रायंगल्स, ठीक है भाई, 5 और 5 10, ऑप्शन सी। क्लियर, आर वी गुड हेयर? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल FGH, ओके जी, FGH एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, FG इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, देख लेते हैं FGH, FG लेस देन 3 सेंटीमीटर है, GH इज 8, GH जो है वो 8 है, देन द करेक्ट रिलेशन इज, तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी ट्रायंगल की साइड्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो एक ही रूल लगेगा, क्या, ट्रायंगल की साइड्स की लंबाइयों के बारे में है, हैं? तो अगर एंगल्स का कोई लेना देना है तो वो वाला रूल लगता है, कौन सा, कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर टाइप का, एंगल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लंबाइयों की बात है, तो वही लगता है क्या, कि किसी भी साइड की लंबाई ट्रायंगल में बाकी दोनों के डिफरेंस से बड़ी, सम से छोटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अपने सिलेबस में, ठीक है। तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो 2 केस हो सकते हैं, हो सकता है ये दोनों बराबर हों, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, ये लेस देन 3 है, ये 8 है, हो सकता है ये दोनों बराबर हों, तो अगर ये दोनों बराबर हुई तो ये लेस देन 3 होएगी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये भी 3 से छोटी, ये भी 3 से छोटी, तो इन दोनों का सम तो 8 से छोटा हो गया, लेकिन किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए ना, कोई भी साइड बाकी 2 के सम से तो छोटी होनी चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पर अगर ये 8 हो गई तो ये 3 से छोटी है, तो किसी भी साइड को ले लो, इसी को ले लो, क्या इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी है, भले ही 3 से छोटी हो, 0 से तो बड़ी ही है, इन दोनों के सम से छोटी है, ये पॉसिबल है, तो बताओ उसने क्या बोला, देन द करेक्ट रिलेशन इज GH इज इक्वल टू FH, हाँ ये रही, ठीक है, या कुछ और दे देता कि FG इज लेस देन FH, जो भी यहां से रिलेशन बनती, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बेफालतू की। XYZ आर इंटीजर दैट आर साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, XYZ इंटीजर हैं जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। इफ XY इज इक्वल टू 4 तो Z की वैल्यू बताओ, अगर XY की वैल्यू 4 है तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, 1 and 4, 2 and 2, बाद में तो रिपीट ही होंगे 4 and 1, ठीक है, तो Z की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ये मैं देखने वाला हूँ।
तो z की पॉसिबल वैल्यू होएगी इनके सम से बड़ी, ओ सॉरी इनके डिफरेंस से बड़ी, तो डिफरेंस है 3, 3 से बड़ी और सम से छोटी यानी कि 5 से छोटी, तो a की पॉसिबल वैल्यू है 4, 3 से बड़ी 5 से छोटी। और इस केस में होएगी 0 से बड़ी और 4 से छोटी, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 1, 2 और 3। अब मुझे निकालनी है ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल, यहाँ से तो सिर्फ ट्रायंगल बनेगी, उसने बोला है ओबट्यूस एंगल, तो देख लेते हैं। तो भाई अगर ट्रायंगल बनी 1, 4, 4 की, यहाँ पर 1, 4, 4 की, तो ये ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो ये तो ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल है नहीं भाई, ऐसी बनेगी 4, 4, 1। ठीक है सर, ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल है कि नहीं ये आपको कैसे पता चला, अगर दो साइड्स बराबर हो गई, अगर दो साइड्स बराबर हो गई तो इसके सामने वाला एंगल तो 90 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दो एंगल 90 से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और इस एक के सामने वाला एंगल 90 से बड़ा है नहीं। सर क्यों नहीं है, क्योंकि ये सबसे छोटी साइड है, इसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। ठीक है, ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर आपने आइसोस्केलस बनानी भी है तो वो इस तरह की बनती है, इस टाइप से, ऐसे मान लो 2 to 4, ये वाला बढ़ाओ। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगी नहीं। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए, इसको भी छोड़ दो। तो सबसे बड़ी साइड किसको लूँ, दो सबसे बड़ी साइड नहीं हो सकती ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, ना ना भाई ना, दो सबसे बड़ी साइड नहीं हो सकती, एक ही होगी सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगी 2, 2, 1, 2, 2, 1, तो क्या ये ऑब्ट्यूस है, नहीं, यहाँ पर लिखते हैं नहीं। देन अगली ट्रायंगल बनेगी 2, 2, 2, क्या ये ऑब्ट्यूस है, नहीं भाई। अगली ट्रायंगल बनेगी 2, 2, 3, क्या ये ऑब्ट्यूस है, देख लेंगे। क्या 3 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा है बड़ा 9, 8 से, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो z की वैल्यू क्या होगी, 3, एक ही पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी बहुत सारे इरेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपको करवाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे रिलेवेंट है, अपने सिलेबस के अंदर है। हाउ मेनी आइसोस्केलस ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ 2 ऑफ द साइड्स इज 12। अगर दो साइड्स का सम 12 है, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनानी है, साइड्स इंटीजर होनी चाहिए ऑफ कोर्स, नहीं तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे। दो साइड का सम 12 है, तो दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास भाई। हो सकता है जो साइडें बराबर हों उनका सम 12 हो सकता है ये 6 है, ये 6 है, ये हो गई ए की वैल्यू। ठीक है, हो सकता है जो साइडें बराबर हों उनका सम 12 ना हो, उसका और एक दूसरे का सम 12 हो। मान लो ये ए है तो ये क्या हो जाएगी 12 माइनस ए, तो ये भी हो जाएगी 12 माइनस ए। दो केसेस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं, यहाँ पर मैं देखूंगा कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं। ठीक है भाई, कंडीशन वही लगेगी, किसी भी एक साइड को पकड़ लो, वो बाकियों के डिफरेंस से बड़ी और सम से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0, 0 शुड बी लेस देन ए, शुड बी लेस देन 6 और 6 12। तो जो ए की रेंज है वो क्या होगी, वो 0 से 12 के बीच में है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिखता हूँ अगर मैं लिख पाऊँ तो, कि ए की जो रेंज है वो इनके डिफरेंस से बड़ी, डिफरेंस है 0 और 12 से छोटी। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, तो 1 से लेकर 11 तक आ जाएगा, तो टोटल 11 वैल्यूज होगी। ठीक है, ए की। अब यहाँ पर देखते हैं ए की कितनी वैल्यूज होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं दो कंडीशन लिख लूंगा क्योंकि थोड़ी सी उल जुलूल सी वैल्यूज हैं, अजीब सी, 12 माइनस ए, 12 माइनस ए। तो किसी भी एक वैल्यू को पकड़ूंगा, ये ए जो है ये बड़ी होनी चाहिए इनके डिफरेंस से। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0, तो ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड बी लेस देन इन दोनों के सम से। तो इन दोनों का सम क्या है, 24 माइनस 2a। तो अब इस ए को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो 3a शुड बी लेस देन 24, a शुड बी लेस देन 8। a जो है वो 8 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों को लेंगे, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। तो इन दोनों को लोगे, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 8, यानी कि 1 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 7 वैल्यूज। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर और यहाँ पर एक ट्रायंगल 2 बार काउंट होती है। अगर a की वैल्यू 6 हो तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनेगी 6, 6, 6 वाली, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनेगी 6, 6, 6 वाली। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो दोनों में काउंट हो जाती है।
ए की वैल्यू 6 लिखो, 6 6 6 6 6 6, ये हमेशा ऐसा होएगा। तो आपने क्या करना है, आपने 11 + 7 11 + 7 -1 टोटल 17 वैल्यूज। इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 बार काउंट हो गई, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? ऐसे ही एक क्वेश्चन को कर सकते हो, HW दे दूं। दैट्स इट इस क्लास के अंदर। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डेली की थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस और थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूं, ठीक है। अगर मान लो मैं क्लासेस थोड़ी सी बढ़ा भी दूं, क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि डेली की 3 वीडियो दूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। वीडियोस एट द मैक्स 2 ही आएंगी, कभी 2 कभी 1, ठीक है। कोशिश होएगी कि मैक्सिमम दिन 2 आए और थोड़ी सी बड़ी बड़ी आए, ये कोशिश की जाएगी। तो आप अपने ऊपर बर्डन मत लेना। आप अगर एक आधी बार मेरी वीडियो से पीछे भी रह जाते हो कि 1 2 दिन आप पीछे चल रहे हो, मैं किसी दिन बीमार हुआ, उस दिन आप कवर अप कर लोगे यार। घर में कोई ऐसा काम आ गया, किसी दिन मैं मान लो 1 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, तो मैं उसकी सैटरडे को डेफिनेटली डालता हूँ, 5 दिन तो अपना श्योर है। हो सकता है मैं 6 दिन भी डाल दूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आगे निकल जाऊँ तो घबराना नहीं है, आप अपनी एक यूनिफॉर्म पेस पर चलते रहो, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलते रहो। हो सकता है कभी मैं ना डाल पाऊँ तब कवर कर लोगे, या फिर थोड़े से टाइम पीछे भी चलते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 2 हफ्ते में ठीक ठाक चल जाऊँ, मैं तो स्वस्थ चलना चाहिए, बट तीसरे हफ्ते बीमार हो जाऊँ या कोई ज़रूरी काम आ जाए, फिर पकड़ दोगे। आप अपने पेस पर चलते रहो, मैं अपने पेस पर चलता रहूँ। ये टेंशन नहीं लेनी। कई बच्चे टेंशन ले रहे थे, सर कम वीडियो डाल दो, मैं पीछे हूँ। अरे भाई, कोई आगे होएगा फिर उसके लिए ज़्यादा डाल दूँ, तुम्हारे लिए पीछे डाल दूँ, आप अपनी अपनी पेस पर चलते रहो, ठीक है। कंटेंट आपको मिलना चाहिए, वो मैं देता रहूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई।